हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग अपना एक बहुत प्यारा सा और बहुत नन्हा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज देखा जाए एक मैथमेटिकल पार्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस इनइक्वालिटी का यूज दोस्तों आप अपनी जिंदगी के हर फेज में देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसकी मैथमेटिकल अप्रोच ही है, इसकी देखा जाए तो क्वालिटेटिव अप्रोच भी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच भी है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको मैथमेटिक्स का एक बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक कराने वाला हूं, और जिसको करने के बाद आप ना ही ऑब्जेक्टिव मतलब एज वेल एज सब्जेक्टिव भी इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बड़ा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी की बात करें, ये इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। भाई देखा जाए तो ये जो है, ये इक्वालिटी का एंटोनियम है, माने विपरीत जिसे बोलते हैं ना हम। विपरीत है किसका? इक्वालिटी का। जो चीज परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी उसे बोलते हैं इक्वेशन, और जो चीज परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में ना हो उसे बोलते हैं दोस्तों इनइक्वालिटी या इनइक्वेशन। माने अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, तो इक्वेशन में देखिए आप खुद समझ रहे होंगे क्या आया, इक्वा। इक्वा का मतलब इक्वल्स टू। माने कोई भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है, कोई भी दो चीजें जो परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में है, हमेशा एक इक्वेशन बिल्ड करेंगी। जैसे मैं कहूं 2+1, तो क्या लिखते हैं आप? इक्वल्स टू 3 लिखते हैं। तो ये एक टाइप की क्या हुई? इक्वालिटी हुई। इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समीकरण। ठीक है ना। लेकिन समीकरण का मतलब ये नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे पिक्चरों में मिर्जापुर में बताया गया है कि गद्दी के लिए समीकरण किया गया। माने समीकरण का मतलब दो परफेक्ट इक्वालिटी, दोनों जगह क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। तराजू का पल्ला दोनों तरफ अगर इक्वल है तो इक्वालिटी है, एक तरफ झुक गया तो वो इनइक्वालिटी है। बात समझ में आई या नहीं है? तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, तो इक्वेशन की डेफिनेशन बनती है अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप, a mathematical relationship between between variables and constant, between variables and constant, which is in the form of perfect equality. Perfect equality is known as equation, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां कहीं भी आपको दुनिया के किसी भी कोने में, किसी क्षेत्र में, किसी भी जगह प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, इन चारों में से कोई भी एक सिंबल यूज होता हुआ दिखाई दे गया, तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस जगह मैथमेटिक्स की एंट्री हो चुकी है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स की एंट्री हो चुकी है, माने प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड में से कोई भी एक चीज अगर आपने यूज करी, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा वहां पे मैथमेटिक्स शुरू हो चुकी है। आप उससे अब बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। ठीक है ना। अब मैथमेटिकल रिलेशनशिप माने जहां कहीं भी प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड के रिलेशनशिप हो, किसके किसके बीच में? वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, जो कि क्या हो? एक परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में होगी। क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं इनइक्वालिटी की डेफिनेशन दूं, तो इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। नॉट इन द फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी क्या कहलाएगी? इनइक्वालिटी कहलाएगी। नॉट इन फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है ना। नॉट इन फॉर्म ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। जैसे मैं कहूं, मान लीजिए अगर मैं कहूं इक्वालिटी की बात, तो 3x + 5 इज इक्वल टू 7।
तो ये एक परफेक्ट इक्वालिटी है। ये क्या है? एक परफेक्ट इक्वालिटी है। और मैं कहूं 3x प्लस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 7, तो ये क्या हो गई? एक इनइक्वालिटी बन गई। ये क्या बन गई? एक इनइक्वालिटी बन गई। बात समझ में आ गई? या मैं कहूं 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 7, मैं कहूं 3x प्लस 5 इज लेस देन 7, मैं कहूं 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, मैं कहूं 3x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 7, तो ये सारी की सारी फॉर्म क्या है? इनइक्वालिटी की है। भाई कहीं भी परफेक्ट इक्वालिटी तो दिख नहीं रही, तो ये सारी की सारी क्या है? इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया? भाई एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप, माने जहां प्लस माइनस, देखिए ना यहाँ क्या आया? प्लस आ गया, इनटू आ गया, ठीक है ना? तो प्लस माइनस की एंट्री हो गई, माने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बन गई। किसके बीच में? वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में, जो कि परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में हुई तो क्या कहलाएगी? इक्वेशन कहलाएगी। और परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं हुई तो क्या कहलाएगी? इनइक्वालिटी कहलाएगी। बस यही खेल है। बात समझ में आ गई? तो इनइक्वालिटी क्या होता है ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब सबसे बड़ी बात कि इनइक्वालिटी के साथ डील कैसे किया जाएगा। भाई इनइक्वालिटी कैसे दिखती है ये तो हम समझ चुके हैं। कोई भी इनइक्वालिटी होगी वो कभी भी परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में नहीं होगी। लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन इक्वल्स टू हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो, नॉट इक्वल्स टू हो, तो क्या कहलाएगी? एक इनइक्वालिटी कहलाएगी। इनइक्वालिटी कैसी दिखती है समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी को डील कैसे किया जाएगा, माने उसका सॉल्यूशन, उसके बारे में जानकारी कैसे होगी। तो दोस्तों इसके लिए दो एस्पेक्ट हैं। पहली बात बहुत ध्यान समझिएगा, मैं अभी बात कर रहा हूं कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर डील करना है तो दो एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे। टू एस्पेक्ट which should always be remember, दो एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रखने चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी रिमेंबर। पहला फर्स्ट ये याद रखिएगा कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है दोस्तों। अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। ये बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। चाहे ये नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि ये आपके क्लास के मतलब की बात, आप कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी एग्जाम्पल में चले जाइए, कभी भी किसी भी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल है। अगर करना है तो सबसे पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कहने का? भाई मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान सुनना, मैंने कहा कि आप कितने मार्क्स लाना चाहते हो आउट ऑफ 50, आप कितने मार्क्स पेपर में लाना चाहते हो? तो अब आपका जवाब क्या होगा? सर 50। मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूं, लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे हे भगवान नैया पार करा दे, कम से कम 20 तो दिलवा दे, कम से कम 20 माने 20 से ज्यादा चलेगा, 20 से ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि 20 से ज्यादा पे पास हो रहे हैं। नहीं आई बात समझ में? कुछ लोग चाहते हैं कम से कम 45 आए, किसी के लिए 40 आए, तो देखा जाए इनइक्वालिटी मेंटेन हो रही है। भाई पर्सन टू पर्सन आपके मार्क्स ऑब्टेन करने की कैपेबिलिटी अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं कहूं मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 20, मैं कहूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो सबसे पहले तो आप 20 के बारे में ही सोचेंगे ना। माने कि अगर मैं कहूं कोई बच्चा 20 पे पास हो जाता है तो क्या 21 पे पास होगा? यस। 22 पे पास होगा? यस। 23 पे पास होगा? यस। 24 पे पास होगा? यस। 50 तक पास होगा? यस।
बात समझ में आ गई? तो पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी भी इनइक्वालिटी को आप कभी भी डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल है। अगर करना है तो सबसे पहले इक्वलिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। जैसे मैं और एग्जांपल समझाता हूं, मान लीजिए आप किसी ट्रिप पे जा रहे थे और ट्रिप पे जाने के लिए आपने अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगाया कि आपको कम से कम 2,000 रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी, कम से कम 2,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब पापा से कहोगे आप, पापा पैसे चाहिए। पापा ने पूछा कितने चाहिए? पापा कम से कम 2,000 चाहिए, कम से कम 2,000 चाहिए। तो पापा क्या कहेंगे? अच्छा 1,500 में काम चल जाएगा? पापा मैं कम से कम 2,000 कह रहा हूं। बेटा अच्छा 1,600 में काम चल जाएगा? पापा मैं कम से कम 2,000 कह रहा हूं। अच्छा, माने 2,000 या 2,000 से ज्यादा की बात हो रही है। तो कभी भी किसी इनइक्वालिटी में पहले आपने कहा एंट्री करी? इक्वालिटी पे। उसके बाद आपने देखा कि आपको आगे की तरफ जाना है कि आपको पीछे की तरफ जाना है। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये बात पहली अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी इनइक्वालिटी को डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अगर करना है तो आपको सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। तो यहां लिख देंगे यू शुड बी, यू मस्ट बी एंटर, you must be enter into equality to form, to solve inequality। माने आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो पहली बात यह कि आपको इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा, तभी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा दोस्तों। किसी भी इनइक्वालिटी का कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। हमेशा, जैसे मार्क्स की बात करें, पासिंग मार्क्स 20 पे भी पास हो रहे थे, 21 पे भी पास हो रहे थे, 22 पे भी पास हो रहे थे। तो इनइक्वालिटी में कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलते हैं। और आपको ये अपना देखना पड़ता है कि आपकी कंडीशन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट है। तो दूसरी कंडीशन ये है कि inequality have inequality have always more than one solution, always more than one solution. So you have to choose, you have to choose according to your question, you have to choose best solution according to your question। बात समझ में आ गई? अगर ये दो बातें आप समझ गए दोस्तों, तो इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात याद रखिएगा। देखिए अब इनइक्वालिटी के बारे में क्या समझ में आया? एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, जो कि क्या हो, परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म में ना हो, क्या कहलाएगा? इनइक्वालिटी कहलाएगा। इनइक्वालिटी में कभी भी सिंगल सॉल्यूशन निकलकर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। किसी भी इनइक्वालिटी की बात करें तो किसी भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी भी इनइक्वालिटी का हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे, आपको अपने क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बस इतनी बात समझ में आ गई? खेल खत्म हो गए दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा। तसल्ली से आप ये समझ लीजिए ये चैप्टर आपका बाइंड अप होने वाला है। आइए देखते हैं, अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी में, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो इनइक्वालिटी को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला लीनियर इनइक्वालिटी, पहला लीनियर इनइक्वालिटी, और दूसरा नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। दूसरा नॉन लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, माने एक इनइक्वालिटी जो कि परफेक्ट इक्वल्स टू की फॉर्म में नहीं है, उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1।
माने जो भी इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, अगर उन सभी में वेरिएबल की एटमोस्ट डिग्री, मैक्सिमम डिग्री, एटमोस्ट डिग्री क्या होगी, 1 होगी, तो उसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे अलॉट करोगे, अगर आप इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, तो हमेशा आपको जो आंसर होगा वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, स्ट्रेट लाइन की। बात समझ में आ गई भाई। लीनियर का मतलब क्या हुआ, लाइन, ठीक है ना। माने अगर आप इसे ग्राफिकली प्लॉट करने की बात करोगे तो जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आप दोगे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में दोगे, रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। जबकि अगर हम नॉन लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, अगर हम नॉन लीनियर इनइक्वालिटी की बात करें, तो इसमें अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इफ ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर आप इसे प्लॉट क्या करोगे, ऑन ग्राफ पेपर इसे आप प्लॉट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक कर्व के रेस्पेक्ट में आंसर मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में आंसर मिलेगा, कर्व के रेस्पेक्ट में। हमारे कोर्स में अभी ये नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। बात समझ में आ गई या नहीं, यहां तक क्लियर है? तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। लीनियर इनइक्वालिटी, अब इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें भी पॉसिबिलिटी है। पहला, फर्स्ट, लीनियर इनइक्वालिटी in form of one variable। दूसरा, लीनियर इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ, ये बीच में डैश है, इन फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। बस यहीं तक की बात करनी है हमें। तो एक एक करके ये दोनों समझेंगे और ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल। तो दोस्तों अब हम लोग सीधे सीधे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, और आइए सीधे सीधे इसके क्वेश्चन के वो समझते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को डील किया जाता है। क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन है सॉल्व 2x plus 3 upon 5 is greater than equals to 7। 2x plus 3 upon 5 is greater than equals to 7, इसको सॉल्व करने की बात कर रहा है। पहली बात मैं अगर आपसे पूछूं तो पहले ये बताइए, क्या ये एक इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है? सर ये एक इनइक्वालिटी है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, माने परफेक्ट इक्वालिटी की फॉर्म नहीं है, तो ये एक इनइक्वालिटी है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यहां कितने वेरिएबल्स है सर? यहां पे सर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, माने मैं इस इनइक्वालिटी को कह सकता हूं इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहां पे कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है, कौन सा सर? x। उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। मतलब ये क्या कहलाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, लीनियर का मतलब किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 1 होगी, तब बनेगी एक स्ट्रेट लाइन। और अगर 1 से ज्यादा डिग्री हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, तो वहां पे वो क्या कहलाएगी? एक नॉन लीनियर, माने स्ट्रेट लाइन ना बनके एक कर्व बनेगा। ठीक है ना, माने ये कंफर्म हो गया, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल है। अब ये कह रहा है इसे सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, बताइए x की कौन सी ऐसी वैल्यू लगाएं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर सके। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए दो एस्पेक्ट आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल है, कर ही नहीं सकते। अगर सॉल्व करना है तो आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। तो पहली बात को अगर हम याद रखें, ध्यान दें, तो दोस्तों
इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है, माने ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, इसे एज्यूम करेंगे इक्वल्स टू में, मान के चलेंगे ये इक्वल्स टू का साइन है। अब इसे जैसे सॉल्व करते थे, जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये हो जाएगा 7 5 35। माने ये एज्यूम कर रहे हैं इक्वालिटी है तो ये इनइक्वालिटी, लेकिन ये एज्यूम कर रहे हैं ये इक्वालिटी, तभी सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो 7 5 35, 35 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 3 32। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16। माने x की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी होगी तो ये सारी इनइक्वालिटीज क्या करेंगी, इसे सेटिस्फाई करेंगी। माने x की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी, 16.1 भी चलेगा, 16.2 भी चलेगा, 16.3 भी चलेगा, 17 भी चलेगा, 18 भी चलेगा, अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट। तो ऐसे प्रेजेंटेशन करने से बढ़िया है हम इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीकों से कर सकते हैं। हम इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीकों से कर सकते हैं। पहली प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफ की फॉर्म में, और दूसरी प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ नोटेशन की फॉर्म में। ठीक है ना, माने इसके सॉल्यूशन को हम समझ गए, x की वैल्यू अगर 16 या 16 से कोई भी बड़ी वैल्यू आप लगा लीजिए, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। लेकिन सामने वालों को समझाने के लिए आप इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीकों से कर सकते हैं, पहला इन फॉर्म ऑफ ग्राफ और दूसरा इन फॉर्म ऑफ नोटेशन। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। ये नंबर लाइन बन गई, यहां बीचों बीच में कहीं जीरो हो गया, यहां हो गया माइनस इनफाइनाइट, यहां हो गया प्लस इनफाइनाइट। ठीक है ना, अब ये कह रहा है x की वैल्यू 16 या 16 से बड़ी, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में सोचना पड़ेगा, 16 के बारे में। यहां कहीं आएगा 16, और हमने 16 के ऊपर एक डंडा खड़ा कर दिया कि भैया सबसे पहले तो इसके ऊपर ध्यान रखो कि 16 की बात हो रही है। भाई हमने क्या कहा था, किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते, करना है तो इक्वालिटी में एंटर करना पड़े। तो हमने पहले सबसे पहले 16 पे एक झंडा गाड़ दिया। अब हमने देखा 16 की वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं करना है तो इस सर्कल को आप फिल कर दीजिए, और नहीं करना है तो इस सर्कल को आप एम्प्टी रहने दीजिए। भाई करना है ये कैसे पता लगेगा, देखिए ना आप जरा ध्यान दीजिए, यहां किसका साइन लगा हुआ है, इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 16 है, माने 16 को इंक्लूड करना है। अब ग्रेटर का मतलब x की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए। 16 से बड़ी होने का मतलब कौन सी वैल्यूज लाई करेंगे, ये सारी वैल्यूज, ये सारी की सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज। तो ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। ये इसका क्या हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। माने हमने सामने वाले को बताया कि ये जितना भी शेडेड पोर्शन है, ये सारी की सारी वैल्यूज इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। अब कोई मुझसे पूछेगा 18 सेटिस्फाई करेगा, भाई देखो 18 इसमें आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 18.5 बिल्कुल आएगा, 200 बिल्कुल आएगा, 2000 बिल्कुल आएगा। 16 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज क्या करेंगी, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये हो गई इसकी नंबर लाइन प्रेजेंटेशन। अच्छा, दूसरी हमने क्या कहा था, नोटेशन फॉर्म में। तो हम यहां लिखेंगे नोटेशन फॉर्म में, जरा देखिए ध्यान से, अगर इस नंबर लाइन को देखें तो नोटेशन फॉर्म में जरा x की वैल्यू कहां से कहां तक की बात हो रही है, 16 से इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू 16 टू इनफाइनाइट, 16 टू इनफाइनाइट। अब सबसे पहले बात आएगी, क्या 16 को इंक्लूड किया जाएगा, यस, क्योंकि क्या है देखिए ना, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो 16 को इंक्लूड किया जाएगा। अगर इंक्लूड करना है तो लगाते बेटा क्लोज ब्रैकेट, माने अगर वैल्यू इंक्लूड करना है तो लगाया जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ऐसे और ऐसे। और वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, तो फिर ऐसे या फिर ऐसे। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट। इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल या क्लोज ब्रैकेट। इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल या ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। अब जरा देखिए 16 को इंक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। तो 16 के लिए हमने क्या लगा दिया, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। इंफिनिटी चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, तो ओपन इंटरवल। इसका कहने का मतलब ये हुआ 16 से लेके
इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यू, जिसमें 16 इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, ये सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के जो सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन है वो दो फॉर्म में दे सकते हैं, पहला ग्राफिकल और दूसरा नोटेशन की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना? चलिए अब बस दूसरी बात क्या थी, हाँ जी, पहले तो एक्सपेक्ट में बात करें तो पहली बात क्या थी कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्व करना है तो पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, करा ना हमने, तभी हम सॉल्व कर पाए। दूसरी एस्पेक्ट क्या था कि किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। देखिए ना, 16 से लेके इनफाइनाइट बहुत सारे सॉल्यूशन निकल के आए। कौन सा बेस्ट है ये तो हमें क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बस ये दो पॉइंट अगर आपने याद रख लिए तो पूरी इनइक्वालिटी आपके टिप्स पे रहेगी, ठीक है ना? चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व 3x माइनस 2/5 इज लेस देन -9, ये दे रखा है। इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ये मान के चलेंगे भाई ये एक इनइक्वालिटी है, कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, माने लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हुआ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। इसको सॉल्व करने का मतलब x की कौन कौन सी वैल्यू ऐसी हैं जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। तो सॉल्व करने के लिए दो एस्पेक्ट फिर दोबारा, कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। करना है तो सबसे पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरी बात, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। तो हम सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट एस्पेक्ट लगाते हैं कि हम इसे मान लेंगे इक्वालिटी। अब सॉल्व करने की बात करेंगे तो 5 9 जा कितना हो जाएगा, 45, माइनस का 45, ये माइनस का 2 इधर जाएगा, काय का हो जाएगा, प्लस का। तो -45 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -43 इज लेस देन 3x। तो x इज लेस देन -43/3, x इज लेस देन -43/3, ये आपका आंसर निकला है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई। अब इसकी प्रेजेंटेशन दो तरीकों से, पहला नंबर लाइन पे, तो यहां 0, यहां इनफाइनाइट, यहां माइनस इनफाइनाइट। अब -43/3 का मतलब हो गया 1 जा और फिर 1 बचेगा तो 3 जा नहीं 4 जा 13, तो माने 14 पॉइंट समथिंग होगा। माने यहाँ पे कहीं -14/3, यहाँ पे कहीं ले लीजिए -14/3, ये आ गया। यहाँ पे आपने एक फ्लैग लगा दिया। अब ये फ्लैग पहले ये बताइए इस वैल्यू को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये फ्लैग एम्प्टी रहेगा, ये फ्लैग एम्प्टी रहेगा। और माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे आ गया, ये आ गया। अब ये कह रहा है x की वैल्यू -43 से क्या होनी चाहिए, छोटी। छोटी का मतलब पीछे वाला एरिया, माने कौन सा एरिया कवर होगा, कौन सा एरिया कवर होगा, ये वाला, ये सारा एरिया। ये सारी की सारी वैल्यूज क्या करेंगी, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। ये सारी की सारी वैल्यूज इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। माने इसका क्या हो गया, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम इसे नोटेशन फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, इसे अगर हम नोटेशन फॉर्म में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे दोस्तों, तो दिखाएंगे x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक जाना है, -∞ से -14/3, -∞ से -14/3। अब -∞ तो कभी इंक्लूड नहीं होता, और -43/3 है, ये -43/3 है, ये -43/3 है, हाँ जी। अब -43/3 को इंक्लूड नहीं करना, देखिए इक्वल्स टू का साइन नहीं, तो यहां पे भी क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। तो ये इसका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। इसका क्या निकल आया, आंसर। ये हो गई इसकी नोटेशन फॉर्म और ये हो गई इसकी ग्राफिकल फॉर्म, या नंबर लाइन प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गया ना? चलिए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है -2x + 5/7 इज लेस देन इक्वल्स टू -3, ये क्वेश्चन दे रखा है। सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो अब फिर वही क्वेश्चन का करने का तरीका, भाई ये एक इनइक्वालिटी है, ये कह रहा है इसे सॉल्व करके बताइए, सॉल्व इट, ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है, सॉल्व इट, सॉल्व करना है।
अब एक बार बताइए, किसी भी इनइक्वालिटी की बात करें, पहले बात तो ये इनइक्वालिटी है या नहीं है ये चेक करिए। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि परफेक्ट इक्वालिटी नहीं है। अच्छा, कितने वेरिएबल्स है? सर एक ही वेरिएबल है। कौन सा? सर एक्स। मैक्सिमम पावर? सर एक। तो इसे क्या कहेंगे? इसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ये हो गया। ठीक है ना साहब? अच्छा, अब मैंने कहा इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए दो तरीके, दो बातें हमेशा याद रखी हैं। किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। करना है तो पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये इक्वल्स टू का साइन है और इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 7 इंटू माइनस 3 -21, और ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5, तो माइनस का 26 लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 2x। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने वाली बात है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये आप ही के लिए पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या है? अच्छा, मैं आपसे पूछूं 7 और 5 इन दोनों में कौन बड़ा है? 7 और 5 इन दोनों में कौन बड़ा है? भाई 7 इज ग्रेटर देन 5 होगा, या ये कहेंगे 5 इज लेस देन 7 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -7, ये हो जाएगा -5। अब कौन बड़ा है? अब कौन बड़ा है? अब सर -5 बड़ा है। -5 इज ग्रेटर देन -7, तो ये साइन क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। मतलब जब कभी भी आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा इनइक्वालिटी रेसिप्रोकेट हो जाएगी। भाई माइनस साइन का मतलब नेगेटिविटी वाली बात, तो नेगेटिव जितना ज्यादा बड़ा होगा आंसर उतना ही छोटा होगा। इसका मतलब अगर बाई चांस अगर हम बात करें -7 इज लेस देन 5 है, ठीक है ना? अगर मैं माइनस साइन से फिर मल्टीप्लाई करूं, माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -5। अब क्या होगा? 7 इज ग्रेटर देन -5 होगा। मतलब जब कभी भी आप माइनस नेगेटिव मतलब नेगेटिविटी की बात करेंगे, तो हमेशा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। माने यहां पे हम माइनस और माइनस डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते, बहुत ध्यान रखिएगा। यहां पे डायरेक्टली आप माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि माइनस कैंसिल करेंगे तो आपको इस इनइक्वालिटी को भी पलटना ही पड़ेगा। माने ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 की प्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? अगर नंबर लाइन पे देखें तो माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0, यहां कहीं 13 फ्लैग लगा दिया। अब ये 13 को इंक्लूड करना है तो इस फ्लैग को फिल कर दिया, और वैल्यू 13 से बड़ी, 30 से बड़ी का मतलब ये आगे वाला एरिया चाहिए। ये सारा एरिया जो होगा, हमारी सारी के सारी सभी इस x की सारी वैल्यूज क्या करेंगी? इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी? सेटिस्फाई। माने नोटेशन फॉर्म में अगर हम लिखें तो x बिलोंग्स टू 13 इंक्लूड करना है तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होगा। ये आपका क्या निकल आया? आंसर निकल आया। ये आपका क्या निकल आया? आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई या नहीं? ये बात क्लियर हो गई? जैसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व -2x + 5/3 इज लेस देन इक्वल्स टू -4 या 4, ओनली 4। ठीक है ना? ये दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्व करने का पुराना तरीका क्या था भाई बताइए? किसी भी इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना है तो दो एस्पेक्ट हमेशा याद रखने हैं। पहला, कभी भी कोई भी इनइक्वालिटी डायरेक्टली सॉल्व की ही नहीं जा सकती, नॉट पॉसिबल। करना है तो पहले इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। माने हम इसे मान लेंगे इक्वल्स टू का साइन, और जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। अब जरा देखिए, 3 4 जा 12, माइनस का 5 इधर जाएगा, प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। 12 - 5 कितना हो गया? 7। तो -2x इज लेस देन इक्वल्स टू 7। अब जरा देखिए, ये -2 डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये माइनस का साइन यहां से डायरेक्ट नहीं हट सकता। हटाना है
तो आपको इस इनइक्वालिटी को चेंज करना ही पड़ेगा। माने आप क्या करेंगे, माइनस साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7। क्या हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7/2। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -7/2। बात समझ में आ गई या नहीं आई, क्लियर हो गई बात। तो अब जरा देखिए, अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी। अगर हम बात करें सीधे नोटेशन फॉर्म की, तो x बिलोंग्स टू -7/2 से बड़ी, माने अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं तो यहां 0, यहां कहीं -7/2, यहां माइनस इनफाइनाइट, यहां प्लस इनफाइनाइट। ये फ्लैग खड़ा कर दिया। वैल्यू इंक्लूड करनी है, करनी है, करनी है, फ्लैग को फिल कर दिया। वैल्यू इंक्लूड करनी है तो फ्लैग को क्या कर दिया, फिल कर दिया। और इससे बड़ी वैल्यू, बड़ी तो हमेशा आगे की तरफ जाएगी, तो ये सारी वैल्यूज आएंगी, ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो माने x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -7/2, 2 कहां तक, इंफिनिटी तक। इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, ये हमारा आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वालिटी इन वन वेरिएबल। इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है -3 -5 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x + 3/7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है सॉल्व करो। क्या करो, इसे सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए फिर वही वाली बात, यहां पे दो इनइक्वालिटी का मिक्सअप क्वेश्चन है। माने ये एक सिंगल इनइक्वालिटी नहीं है, ये दो इनइक्वालिटी को मिक्स करके एक इनइक्वालिटी बनाई गई है। तो हम इसे टुकड़ों में कर ले, माने इसको तोड़ ले। एक क्वेश्चन अलग बना ले, दूसरा क्वेश्चन अलग बना ले, बाद में इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका पहला वाला पार्ट लेंगे। कौन सा वाला, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना पार्ट, इतने पार्ट को लेंगे। सिर्फ इतनी इनइक्वालिटी की बात करेंगे, सिर्फ इतनी इनइक्वालिटी की बात करेंगे। समझ में आ गई बात। चलिए अब इस इनइक्वालिटी को हम बात करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहले इतना पार्ट लेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले इसी इतनी ही इनइक्वालिटी को नोट कर लीजिए, 2x + 3/7। और दूसरी इनइक्वालिटी कौन सी बनेगी, दूसरी बनेगी ये वाली सर, ये वाली। इतना पूरा पार्ट ले लिया, दूसरी इनइक्वालिटी ये बन गई आपकी, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x + 3/7 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। बस दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बाद में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आइए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया -35, और ये इधर जाएगा तो -3, -38 इज लेस देन इक्वल्स टू 2x। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -19। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -19। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 3 जा 21, माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 - 3 का मतलब हो गया 18। तो 2x इज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो x इज लेस देन इक्वल्स टू 9। बस अब इन दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर दीजिए। भाई x की वैल्यू -19 से बड़ी और 9 से छोटी। अगर आप एक नंबर लाइन बनाए, यहाँ 0, यहाँ माइनस, वो यहाँ प्लस इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट। सबसे पहले तो हम करेंगे -19, यहाँ कहीं होगा -19, और फिर करेंगे हम 9, यहाँ कहीं होगा 9। -19 पे फ्लैग खड़ा कर दीजिए, फ्लैग खड़ा कर दिया। 19 पे फ्लैग खड़ा कर दीजिए, फ्लैग खड़ा कर दिया। क्या -19 की वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, यस। तो इस फ्लैग को डार्क कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है ना। क्या 9 वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, यस। इस सर्कल को भी हमने फिल कर दिया। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -19 से बड़ी, 9 से छोटी, माने ये पूरा एरिया आ गया, ये वाला। माने इस एरिया के अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, वो सारी की सारी वैल्यू हमारी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो इसके नोटेशन फॉर्म का आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 19 वैल्यू को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल, -19 to 9 क्लोज इंटरवल, 9 भी इंक्लूड हो रहा है। बस ये आपका आंसर निकल आया, ये आपका आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई या नहीं भाई। अगर यहाँ ये लिख देता कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सिर्फ हम नेचुरल नंबर लेते, लेकिन इसने कुछ नहीं लिखा, तो हम सारी वैल्यूज लेंगे। इससे इसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगी, सारी की सारी इस इनइक्वालिटी को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। बात समझ में आ गई। चलिए तो दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं,
और एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन कुछ दे रखा है इस तरीके से कि सॉल्व फॉर 2 ऑफ मॉडुलस x प्लस 5/3 इज लेस देन इक्वल्स टू 7। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसे सॉल्व करना है। जरा ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। यहां एक मॉडुलस लगा हुआ है बेटा जी, ये मॉडुलस। इस मॉडुलस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो मॉडुलस का मतलब समझिए। मॉडुलस एक ऐसी जेल होती है दोस्तों जिसमें बड़ा से बड़ा अपराधी चला जाए, कोई भी, चाहे सीधा आदमी चाहे अपराधी, बाहर निकलेगा तो सीधा ही हो जाएगा। माने मॉडुलस ऑफ 3 की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू 3, और मॉडुलस ऑफ -5 की बात करूं दैट इज इक्वल्स टू 5। माने मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी वैल्यू चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, जब बाहर निकलेगी तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। दैट इज नोन टू बी द मॉडुलस फंक्शन। अब ये कह रहा है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जबकि x के साथ में मॉडुलस लगा हुआ है। माने ये जो x इसके अंदर है, इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। कौन? x या तो एक बार पॉजिटिव रखेंगे या फिर x को एक बार नेगेटिव रखेंगे। बस ये दो केसेस बनाने पड़ते हैं। माने जितने फंक्शन के साथ मॉडुलस लगा हुआ है उसको एक बार आप पॉजिटिव रखेंगे और उसको एक बार आप नेगेटिव रखेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसे तोड़ लेते हैं। एक बार x को पॉजिटिव रख लेते हैं तो 2x प्लस 5/3 इज लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। एक बार x को नेगेटिव रख लेते हैं तो -2x प्लस 5/3 इज लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 7 3 जा 21 और ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 16, x इज लेस देन इक्वल टू 8। पहली कंडीशन तो ये आ गई आपकी। दूसरी, अब इसको सॉल्व करते तो 7 3 जा 21, 5 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो -2x इज लेस देन इक्वल टू 16। तो जरा देखिए अब इस माइनस साइन को अगर आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। माने x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? -8। माने कुल मिला के x की वैल्यू -8 से बड़ी और 8 से छोटी होनी चाहिए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -8 एंड लेस देन इक्वल टू 8। ये इसका क्या निकल आया? सॉल्यूशन निकल आया। अगर आप इसे नोटेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक जाना है? -8 से 8 तक जाना है। दोनों वैल्यू को इंक्लूड भी करना है। तो क्लोज्ड इंटरवल -8 to 8 और क्लोज्ड इंटरवल। आंसर ये भी सही है। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी क्या हो गई? नोटेशन फॉर्म हो गई। क्लियर हो गई बात? तो जितने के साथ मॉडुलस लगा है उसको एक बार पॉजिटिव और उसको एक बार नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? चलिए अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की जिसमें हम फीजेबल सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाएंगे, माने अनबाउंडेड डिवीजन की बात आएगी। अभी हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है -5 इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 3/7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 या 3। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन के दो टुकड़े कर लेंगे। इस क्वेश्चन के क्या करेंगे? दो टुकड़े कर लेंगे। तो एक बार दो टुकड़े कर लेते हैं। पहला हो गया -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x - 3/7 और दूसरा हो गया 2x - 3/7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा -35 और -35 प्लस 3 हो जाएगा -32 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू -16। x की वैल्यू -16 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 7 3 जा 21 माइनस का 3 दे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 24। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कह रहा है x की वैल्यू -16 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, और 12 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। अगर हम 12 से बड़ी की बात करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं 12 आएगा, यहां इंफिनिटी, यहां -इंफिनिटी। 12 पे फ्लैग लगाया, क्लोज फ्लैग लगाया, ठीक है ना? और 12 से बड़ी वैल्यू का मतलब हो गया, 12 से बड़ी वैल्यू का मतलब हो गया ये सारी वैल्यूज आपको चाहिए, है ना? इसमें आ जाइए।
इसमें अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं तो x की वैल्यू -16 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ कहीं -16, यहाँ कहीं प्लस इनफाइनाइट। -16 यहाँ फ्लैग लगा दिया, इसको फिल कर दिया क्योंकि -16 की वैल्यू इंक्लूडेड है। अब -16 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। x की तरफ छोटे का साइन है, छोटे का मतलब इधर इधर की तरफ जाएंगे। क्या इन दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये जा रहा है आपके राइट डायरेक्शन की तरफ, ये जा रहा है आपके लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, माने इन दोनों में कभी भी कोई कॉमन शेडेड पोर्शन नहीं आएगा। माने यहां लिख देंगे हियर x हैज नो सॉल्यूशन, हियर दिस इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां तक दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल के बारे में। अब हम बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वलिटी कैसे निकाली जाएगी, कैसे सॉल्व की जाएगी? सॉल्व करने के दो एस्पेक्ट पुराने हैं सर, दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि किसी भी इनइक्वालिटी को कभी भी डायरेक्टली सॉल्व किया ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। करना है तो आपको इक्वलिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। दूसरा, किसी भी इनइक्वालिटी का कभी सिंगल सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा, हमेशा मोर देन वन सॉल्यूशन निकलेंगे। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है। देखिए, एक वेरिएबल की तो हमने स्टडी कर ली, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल्स। तो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 18। आपको इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब सबसे पहली बात जरा ध्यान से देख के बताइए, पहली बात, क्या ये एक इनइक्वालिटी है? बिल्कुल है, क्योंकि परफेक्ट इक्वालिटी के फॉर्म में नहीं है। कितने वेरिएबल्स है? सर दो वेरिएबल्स है। दोनों की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है? सर 1 है। तो इसे आप क्या कहेंगे? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। क्या कहेंगे इसे आप? लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ये हो गई लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो हमारे दो कॉन्सेप्ट, दो रूल थे। क्या रूल थे? रूल नंबर 1 था कि किसी भी इनइक्वालिटी को, चाहे वो एक वेरिएबल में हो, चाहे वो दो वेरिएबल में हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो नॉन लीनियर हो, उसे डायरेक्टली सॉल्व कर ही नहीं सकते। करना है तो आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। माने सबसे पहले इसकी इनइक्वालिटी भूल के अगर हम इसे एज्यूम टू बी इक्वालिटी करें, एज्यूम टू बी इक्वालिटी करें, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 18। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 18। माने हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x + 3y इक्वल्स टू 18 के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। भाई इसे डायरेक्टली तो आप वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो आपने इक्वालिटी भी लेके आए। इक्वालिटी ले लाने के बाद आपको दिखाई दिया यहाँ दो वेरिएबल है। अगर एक वेरिएबल होता तो आप एक सिंगल नंबर लाइन खींचते, लेकिन दो वेरिएबल है तो दो नंबर लाइन खींचेंगी, एक x की और एक y की। तो मतलब हम इस इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली। तो हमने एक छोटा सा ग्राफ पेपर ले लिया, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। अब एक बात बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब बहुत सोच समझ के दीजिएगा। किसी भी एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है? सर इनफाइनाइट लाइन पास होती है। किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं आप, देख लो, जितनी चाहे उतनी बना लो। किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक ही लाइन पास होगी। किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमेशा एक ही लाइन पास होगी। माने अगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम मैं इसे इक्वालिटी पे प्लॉट कर लूं।
प्लॉट करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट, 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट। 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, एक बार x एक बार y, एक बार x को 0 रख लूंगा, एक बार y को 0 रख लूंगा। भाई एक बार x को 0 रख लूंगा, एक बार y को 0 रख लूंगा। x को जैसी 0 रखेंगे y की वैल्यू 6 आ गई, y को जैसी 0 रखेंगे x की वैल्यू 9 आ गई। माने हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए, एक तो 0,6 और एक 9,0। इसे पॉइंट नाम दिया a, इसे नाम दिया b। ये 2 पॉइंट को अगर हमने प्लॉट कर दिया और पॉइंट को मिला दिया तो हमें ये लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी अपने आप ही, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए इनमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, 9। तो हमने यहां ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10, और यहां मैक्सिमम वैल्यू है 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला कोऑर्डिनेट है 0,6। तो यहां पे आप जब खड़े होगे और आपसे कहा जाएगा 0,6, माने पहले x में 0 चलो, y में 6 चलो। यहां पे खड़े हुए थे, x में 0 चलो मतलब मत चलो, y में 6 चलो मतलब यहां पे आ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,6। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,6। फिर चलना है 9,0। 9,0 यहां कहीं आएगा, 9,0, 9,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये लाइन है 2x + 3y = 18 की लाइन। मतलब अगर आप इस लाइन पे चल रहे हैं, इसका मतलब 2x + 3y = 18 की लाइन पे चल रहे हैं। लाइन से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ये वाला एरिया, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, ये एरिया कहलाएगा 2x + 3y > 18 का एरिया। ये कहलाएगा 2x + 3y > 18 का एरिया। और ये जो नीचे वाला एरिया है, ये जो नीचे वाला एरिया है, ये कहलाएगा 2x + 3y > 18 का एरिया। बस खत्म। मतलब इनइक्वालिटी को जज करने के लिए पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना ही पड़ेगा। फिर कहां जाना है, अगर ग्रेटर की बात करेगा तो ऊपर जाएंगे और लेसर की बात करेगा तो नीचे जाएंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? यहां तक क्लियर हो गई बात। माने किसी भी इनइक्वालिटी की बात करें, चाहे वो एक वेरिएबल में हो, चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, चाहे वो 3 वेरिएबल में हो, सबसे पहले आपको इक्वालिटी में एंटर करना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल है तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी, 2 वेरिएबल्स है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। लाइन पे चल रहे हैं तो इक्वल्स टू का एरिया, लाइन के ऊपर जाएंगे तो ग्रेटर देन, नीचे जाएंगे तो लेस देन। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें जैसे मैं क्वेश्चन उल्टा लेके चलता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, मैं आपको एक ग्राफ पर पेपर पे एक डायग्राम शो करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। x x' y y', पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और इस यहां पे डिफरेंट लाइंस में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। पहली लाइन L1 ये, L2 ये, L3 ये और L4 ये। फर्स्ट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। L1 की इक्वेशन है 2x + 3y = 12। L2 की इक्वेशन है 4x + 3y = 24, ठीक है ना। L1 की इक्वेशन है y = 3। L2 की इक्वेशन है 2x + 3y = 18। L3 की इक्वेशन है 4x + 3y = 24। L4 की इक्वेशन है x = 5। मान लीजिए इक्वेशन दे रखी है और आपको मैंने कुछ पोर्शन शेडेड करके दे दिया, ये वाला जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एरिया, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस एरिया को मैंने शेडेड कर दिया और मैंने कहा बताइए इस शेडेड पोर्शन में मुझे एंट्री करनी है, तो कौन सी लाइन में कौन सा सिंबल लगाऊं। माने L1 में क्या सिंबल लगाऊं जिससे मेरी शेडेड पोर्शन में एंट्री हो सके, L2 में क्या सिंबल लगाऊं जिससे मेरी शेडेड पोर्शन में एंट्री हो सके,
L3 में क्या सिंबल लगाऊं जिससे मेरी ये शेडेड पोर्शन में एंट्री हो सके, और L4 में क्या सिंबल लगाऊं जिससे मेरी ये शेडेड पोर्शन में एंट्री हो सके। तो जरा ध्यान दीजिए बहुत आराम से, सिर्फ L1 की बात करेंगे सबसे पहले। L1 की लाइन ये रही। अगर मुझे शेडेड पोर्शन में जाना है तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा या नीचे की तरफ जाऊंगा? सर नीचे डाउन जाऊंगा, तभी तो मेरी शेडेड पोर्शन में एंट्री हो पाएगी। अगर मुझे L1 से इस शेडेड पोर्शन में जाना है तो मुझे नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब क्या हो गया? आवाज नीचे। आवाज नीचे का मतलब लेस देन की बात हो गई। माने पहली इक्वेशन में लेस का साइन लगेगा, माने इसके अगर मैं कांस्टेंट सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सब्जेक्ट क्या बनेंगे? पहले सब्जेक्ट बनेगा आपका y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। y इज लेस देन इक्वल्स टू 3 माने आपको अगर शेडेड पोर्शन में एंट्री करनी है तो लेस देन में जाना पड़ेगा। L2 में आ जाइए, बहुत ध्यान से देखिएगा लाइन को। L2 में आ जाइए, इस L2 की बात कर रहा हूं। L2 में आ जाइए, तो L2 से अगर मुझे इस शेडेड पोर्शन में जाना है, इस L2 से मुझे इस शेडेड पोर्शन में जाना है, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? नीचे ही तो जाना पड़ेगा। नीचे ही तो जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब क्या हो गया? लेस, माने 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 18 हो गया। 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 18 हो गया। L3 में आ जाइए, L3 में ये रही L3, ये रही L3। L3 में भी कहां जाना पड़ेगा? नीचे ही जाना पड़ेगा। L3 में भी कहां जाना पड़ेगा? नीचे जाना पड़ेगा। माने 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 24 हो गया। 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 24 हो गया। अब आ जाइए L4 में। L4 में कहां जाना पड़ेगा? इस शेड प्रोपोर्शन में जाना, तो आगे की तरफ जाना पड़ेगा, आगे मूवमेंट करना पड़ेगा, तभी तो जा पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। और ये जो एरिया बना हुआ है कहां बना हुआ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहां पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये इसका क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया ना? तो दोस्तों आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अब जरा ध्यान रखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर कोई भी लाइन, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, कोई भी लाइन अगर कुछ इस तरीके से पास हो रही है, इस तरीके से पास होने का मतलब बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया जहां पे आपका x और y दोनों पॉजिटिव है। देखिए ना, यहां पे x में भी पॉजिटिव और y में भी पॉजिटिव, माने x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x तो नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा, माने नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड में जाएंगे तो जरा देखिए, x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, माने नेगेटिव और नेगेटिव। और फोर्थ में जाएंगे तो x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा, माने पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कोई भी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, कोई भी लाइन, जैसे ये L1 लाइन हो गई, ये L2 हो गई, मान लीजिए ये L3 है, ये L3 है, कोई भी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, चाहे वो फोर्थ से पास हो, चाहे वो सेकंड से पास हो, उससे चाहे वो ओरिजिन से पास हो, उस बात से कोई मतलब नहीं। कोई भी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में प्लॉटेड है, तो हमेशा याद रखिएगा उस कंडीशन में इनइक्वालिटी का जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, या तो हम पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव में जा रहे हैं और नेगेटिव नेगेटिव से, या फिर हम पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रहे हैं। माने कंडीशन ओए कर देंगे, ओए का मतलब उल्टी कर देंगे। मतलब क्या हुआ भाई? अगर मैं कहूं, मान लीजिए L1 की इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू सॉरी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन दे रखी है, ये L1 की लाइन है, तो ये लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है। ये वाली लाइन, ये रही L1, ये रही L1, ये लाइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है, चाहे सेकंड से पास हो, चाहे फोर्थ से पास हो, चाहे ओरिजिन से पास हो। कुल मिला के ये माइनस माइनस से प्लस प्लस में जा रही होगी, या फिर प्लस प्लस से माइनस माइनस में जा रही होगी। अब इसमें साइन किसका लगा है? ग्रेटर का। ग्रेटर की कंडीशन में हम कहां जाते थे? ऊपर की तरफ, और लेसर की कंडीशन में हम कहां जाते थे? नीचे की तरफ। अब इसमें लगा हुआ है ग्रेटर का साइन, लेकिन ये लाइन जो है पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव में जा रही है, फिर नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव पॉजिटिव में जा रही है। तो इसमें हम कंडीशन को ओए कर देंगे, माने अगर ग्रेटर कहेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, ग्रेटर कहेगा तो नीचे की तरफ जाएंगे, और लेसर कहेगा
तो ऊपर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस प्लस वाली चीज माइनस माइनस में चली गई, या फिर माइनस माइनस वाली चीज प्लस प्लस में चली गई। याद करिए 7 इज ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर माइनस साइन से इनटू कर देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी, उलट जाएगी। बिल्कुल सेम वे में कोई भी लाइन जो फर्स्ट और थर्ड के बीच में प्लॉटेड है, चाहे वो सेकंड से पास हो, चाहे वो फोर्थ से पास हो, चाहे वो ओरिजिन से पास हो, अगर ग्रेटर कहेगा तो नीचे जाएंगे और लेसर कहेगा तो ऊपर जाएंगे। माने कंडीशन अपोजिट हो जाती है। माने अगर मैं L1 का एरिया कहूंगा ग्रेटर वाला, तो ग्रेटर वाला एरिया कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। बात समझ में आ गई या नहीं? क्लियर हो गई बात? ठीक है, बस अब दोस्तों आपका बेसिक इनइक्वालिटी का पूरा खत्म हो चुका है, और आप चाहे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अपने इंस्टीट्यूट के बुक से ट्राई भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाएंगे। इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, और जिसमें इनइक्वालिटीज आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और पेपर में आपके 2 से 3 मार्क्स 100% कंफर्म हो जाएंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताइएगा, और आप किस किस चैप्टर का लेक्चर चाहते हैं एज एन डेमो, एज एन क्लासेस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।